नमस्कार। सबसे पहले कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर अपने दो महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का एक संदेश पूरे भारत नहीं पूरे विश्व को दिया था, और दूसरे हमारे देश के एक ऐसे महान पुरुष जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, और वो थे लाल बहादुर शास्त्री। दिखने में बहुत छोटे, लेकिन उनकी जो दृढ़ शक्ति थी, उनका जो आत्मविश्वास था, 1964 में वो प्रधानमंत्री बने थे। और उस समय हमारा देश ऐसे संकट से गुजर रहा था कि हमें खाने के लाले पड़ गए थे, बाहर के देशों से अनाज लाना पड़ रहा था। अपनी जनसंख्या के पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था। सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन आंखें गड़ाए बैठा था। ऐसे समय पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बागडोर संभाली और देश को जो मंत्र दिया कि देश के लिए आप सब लोगों को अपना सर्वोच्च निछावर करना पड़ेगा। और याद होगा कि तब एक दिन का उपवास पूरी भारत में रखा गया था, और एक दिन में कितना अनाज बचता है ताकि हमारे गरीबों का पेट भर सके। ऐसे महापुरुष जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। और मैं बड़ी खुशी है कि लिटिल स्कॉलर इस विद्यालय में मुझे आने का बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विशेषकर यहाँ के जो संचालक हैं आदरणीय श्रीमती बिल्ला साहब जी, हमारे आदरणीय पंकज बिल्ला जी, यहाँ के प्रधानाचार्य जी श्रीमती शिखा गौतम जी, यहाँ हमारे बीच में आए हुए अंकुर जी, अभी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिया। हमारे बड़े भाई श्री नितेश्वर आनंद जी, BCS अधिकारी हैं, सेल टैक्स अधिकारी हैं, और रामनगर में कल्पतरु वृक्ष मित्र समिति करके आप कोसी गंगा को बचाने पर और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक नजीर प्रस्तुत की है, हम भी उसके कायल हैं। ऐसे श्री नितेश्वर आनंद जी, अभी आपने एक पुस्तक निकाली थी बच्चों के लिए, हैंडल पैंडल करके। आपके बचपन में जो कुछ छोटी छोटी कहानियाँ उनको जोड़ करके आपने किताब निकाली थी, बहुत पॉपुलर हुई है। और ये एक आपकी जो लेखन शैली है, आप भी पढ़िए उस किताब को। और यहाँ पर बैठे हुए समस्त विद्वान जन, महानुभाव, मातृशक्ति, छात्र एवं छात्राओं, यहाँ पर हमारे उपस्थित पत्रकार बंधुओं, पूरे विद्यालय के हमारे टीचर्स पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे याद आ रही है, अभी मैं देख रहा था लिटिल स्कॉलर स्कूल का स्थापना 1983 में, और ये साल मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा यादगार है। मैं अपने से जोड़ रहा था 1983 में मैं उत्तरकाशी में जीव विज्ञान का प्रवक्ता पढ़ा, और वो क्षेत्र इतना सुदूर क्षेत्र था कि उस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए कोई चिंता नहीं थी लोगों में। पेड़ काटते थे, वन्य जंतुओं को मारते थे। और उस विद्यालय में मैं जब गया तो मैंने उस विद्यालय में सबसे पहले एक पौधशाला बनाई। 1.5 लाख पौधे मैंने उसमें तैयार किए। मेरे विद्यालय में 80 गांव के बच्चे पढ़ते थे, और उन 80 गांव के बच्चों को मैंने उस नर्सरी से पौधे दिए कि आप अपने अपने गांव में पेड़ लगाएं। और वो बच्चे मेरी नर्सरी से स्कूल से पेड़ ले जाते थे और अपने गांव में लगाते थे। और मैं इतवार के दिन उनके गांव में जाता था बच्चों के साथ पिकनिक मनाने, और उनके गांव में स्वच्छता के लिए
हम श्रमदान करते थे। इस हफ्ते एक गांव में गया, दूसरे हफ्ते दूसरे गांव में गया। इस तरह मैं झूला लेकर के गांव में जाता रहता था और लड़कों को डर था कि गुरुजी आएंगे जो पेड़ हमने लगाए हैं जिंदा रहने चाहिए, और वो पेड़ जिंदा रहते हैं। बच्चों, आपको याद होगा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और इसीलिए इस अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है इसको वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी जो हमारी प्रकृति है, जीव जंतु भी हमारी प्रकृति की धरोहर है, उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। बायोडाइवर्सिटी, और ये जीव जंतु अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। एक छोटे प्राणी का भी बड़ा महत्व है, उसको हमें समझना चाहिए। ये तो मधुमक्खी जो काटती है, लेकिन उससे बड़ा क्या काम करती है, फूलों पर जाकर के परागण करती है और शहद बनाती है। हमें क्या, जब परागण होगा तो फल भी बनेंगे, शहद बनाएंगे तो हमको भी मिलेगा। ये सारे जीव जंतु का कहीं ना कहीं महत्व है, इसलिए इन वन्य प्राणियों का और जीवों को हमें बचाना चाहिए। वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में वही राजगढ़ी में मैंने 1000 से अधिक हिमालय के जंतुओं को बचाने में सफलता प्राप्त की। और वो तब ऊपर जब बर्फ पड़ती है हिमालय में तो सारे जंतु नीचे गांव की तरफ आ जाते हैं, और गांव के जो शिकारी लोग होते हैं तो उनके चंगुल में आ जाते हैं और वो बंदूकों से उनका शिकार करते हैं। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के गांव के ऊपर जो खाली पड़े हो उनके, हमारे यहाँ छानिया कहते हैं जहाँ जानवर मारते हैं, उनमें गए हम लोग और वहाँ रहे। और वहाँ जा करके हमने जब जानवर आते थे बचने के लिए उनमें, तो भाग जाते थे और गांव वालों के शिकारियों के हाथ में जानवर नहीं फंस पाते थे और वो बच जाते थे। इस तरह से हमने वन्य प्राणियों को बचाने के लिए काम किया। 1974 में चिपको आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, तब गौरा देवी के साथ मैं गोपेश्वर में पढ़ता था, तो वहाँ जाकर के हमने रेणी में जाकर के गौरा देवी का साथ दिया था और वहाँ चिपको आंदोलन में भाग लिया था। और वहीं से मैंने 1987 में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की थी गोपेश्वर में, और हिमालय के वन्य प्राणियों को बचाने के लिए काम। आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग आज सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें अभी आप लोगों ने देखी कि कूड़ा करकट कितना हो रहा है, चारों तरफ जो है एक जितना भी गंदगी है उसका अंबार लगा हुआ है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, जमीन से लेकर आकाश तक, कोई भी चीज आज अछूती नहीं है। प्रदूषण हर जगह। अरे प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मनुष्य का। जिस मनुष्य की जनसंख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है, जब भारत आजाद हुआ था तब हमारी जनसंख्या लगभग 34-35 करोड़, और आज की तारीख में हम 135 करोड़ हो चुके हैं। 135 करोड़ लोगों को अनाज चाहिए पेट भरने के लिए, 135 करोड़ लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, 135 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप बताइए ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ये अनाज, ये फल, ये भोजन कहाँ से आएगा, ये पानी कहाँ से आएगा? कितनी बड़ी समस्या है। 2030 तक जानकारों का कहना है कि पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब हो जाएगी। तब इन 9 अरब लोगों के लिए पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। कपड़े चाहिए तो कपड़े बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। कहाँ से आएगा? प्रकृति से आएगा। ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से आएगा? हरे भरे जंगलों से चाहिए। हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतने 9 करोड़ लोग जब सांस लेंगे, उनकी गंदी हवा जब नाक से बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? वायुमंडल में। उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे चाहिए।
कहां से आएंगे? ये कितनी बड़ी समस्या है। दिन प्रतिदिन हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, हमारी धरती कंक्रीट के जंगलों में बदलती जा रही है। जहां अनाज उगना था जिन खेतों में, वहां रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है। सारी धरती पर हमने लैंडर बिछा दिया है, बारिश समय से नहीं आ रही है, और जो आ भी रही है तो एक ही जगह पर ग्रस्त हो रहा है, बादल फट रहा है और एक ही जगह पर तबाही आ रही है। जब पानी नहीं बरस रहा है तो वो पानी थोड़ा बहुत जो बरस रहा है वो ऊपर ही ऊपर बह करके, क्योंकि हमने लेंटर लगा रखा है, ऊपर ही ऊपर बह करके नदियों में चले जा रहा है। जमीन के अंदर तो कुछ जा ही नहीं, कहां से पानी आएगा? हम सबसे ज्यादा जो पानी प्रयोग करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर जो पानी का भंडार है वहां से खींच करके हम पूरी दुनिया के पेट को पाल रहे हैं, पानी की प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी सुना होगा चेन्नई जैसे शहर में अब जमीन के अंदर भी पानी नहीं, वहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पानी की व्यवस्था आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना पानी जमीन के अंदर था सब खींच करके अब लोगों को पिला दिया गया है। अब कहीं पानी नहीं, जीरो वाटर जोन वहां हो चुका है। यही समस्या पूरे बड़े बड़े शहरों की आने वाली है। हिमालय के ग्लेशियर जिनसे पानी गंगा, यमुना और 12 बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, वो सारे सूखने के कगार पर आ गए। मैं अभी बात कर रहा था हिमालय की, हिमालय के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और हिमालय में बड़े बड़े तालाब बन चुके हैं। एक तालाब की कहानी आपने सुनी होगी 2013 में, जब केदारनाथ के ऊपर चोराबाड़ी में एक तालाब के ऊपर ग्लेशियर खिसका था और वो पानी सारा बाहर छलक गया था। तब कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, 5000 से अधिक लोग तबाह हुए थे, सारी कितनी बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ था एक तालाब के कारण। और आज वाडिया भूज जो आपका हिमालय अध्ययन केंद्र है वो कह रहा है कि हिमालय में 100 से अधिक तालाब बन चुके हैं, यानी ग्लेशियर के पिघलने से 100 से बड़े तालाब बन चुके हैं। और वो तालाब बने हुए हैं कच्चे जगहों पर। और आप लोग ये भी समझ लीजिए कि पूरा हिमालय का ऊपरी जोन जो उत्तरकाशी से लेकर आपके पिथौरागढ़ तक जाता है, वो सेस्मिक जोन, भूकंपीय जोन का सबसे खतरनाक जोन है, टाइप 5 में आता है। और अगर कभी वहां 7 से ऊपर सेस्मिक शक्ति का अगर भूकंप आ गया, जो कि कई बार आ चुका है, तो बताइए उन 100 से ज्यादा जो तालाब बने हुए हैं उनका क्या होगा? वो छलकेंगे कि नहीं छलकेंगे? और छलकेंगे तो फिर कहां जाएंगे? वो तबाही कहां आएगी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बच्चों में यही कह रहा था कि ऊपर हिमालय जो हमें अमृत देता है, अमृत कहां से आता है? गंगा में कहते हैं अमृत है। सारे लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, गंगा जल लेकर के कांवड़ियों से जब हरिद्वार भर जाता है तो आने जाने की जगह तक नहीं मिलती है। क्यों? पानी ले जाने के लिए, गंगा जल ले जाने के लिए। क्या है उस गंगा जल में? अमृत है। कहां से आ रहा है वो अमृत? कभी सोचा? वो अमृत आ रहा है हिमालय के नीचे जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जिन्हें हमारे उत्तराखंड में कुजाल कहा जाता है, हिमाचल में फुलटिया वन कहते हैं, कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे आपने गुलमर्ग